एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल DS एजुकेशन पॉइंट में। आज की वीडियो में हम लोग दहन, ज्वाला और LPG गैस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा टॉपिक है दहन। ठीक है, तो हम लोग पहले जानते हैं कि दहन होता क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ दहन का डिफिनेशन दिए हुए हैं कि दहन वैसी रासायनिक प्रतिक्रिया है। दहन क्या है? दहन एक रासायनिक अभिक्रिया है, तो इसीलिए लिखे हैं दहन वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें पदार्थ जलकर उष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। यानी दहन वैसी अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है, कोई पदार्थ जलकर उष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है। जैसे एग्जांपल है कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर क्या उत्पन्न करता है, कार्बन डाइऑक्साइड उष्मा और उसके साथ साथ प्रकाश भी उत्पन्न करता है। ठीक है, उसी तरह सल्फर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर क्या बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस उष्मा प्लस प्रकाश उत्पन्न करता है। ठीक है, तो ये था हमारा दहन। दहन किसे कहते हैं फिर से? दहन वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें पदार्थ जलकर उष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। जैसे कार्बन ऑक्सीजन से आपस में जब सहयोग करेगा, यानी कार्बन को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में आप जलाइएगा तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या बनेगा, उष्मा, और उसके साथ साथ क्या बनेगा, प्रकाश भी उत्पन्न होगा। ठीक है, और सल्फर और ऑक्सीजन जब आपस में अभिक्रिया करेगा, यानी कि सल्फर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब आप जलाइएगा तो क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस क्या उत्पन्न होगा, उष्मा प्लस क्या उत्पन्न होगा, प्रकाश। ठीक है, अब देखिए जलने के आधार पर, किसके आधार पर यहां लिख सकते हैं, जलने के आधार पर पदार्थ के प्रकार। ठीक है, जलने के आधार पर पदार्थ को हम लोग दो भाग में बांटते हैं। पहला है दहनशील पदार्थ और दूसरा है अदहनशील पदार्थ। ठीक है, दहनशील पदार्थ को हम लोग ज्वलनशील पदार्थ भी कहते हैं और अदहनशील पदार्थ को हम लोग अज्वलनशील पदार्थ भी कहते हैं। तो पहले हम लोग जानते हैं कि दहनशील पदार्थ किसे कहते हैं। तो वे पदार्थ जो जलकर प्रकाश और उष्मा उत्पन्न करते हैं दहनशील पदार्थ कहते हैं। चाहे शॉर्ट में बोलना होगा, वे पदार्थ जो जलते हैं दहनशील पदार्थ कहते हैं, या जलने वाले पदार्थ दहनशील कहलाते हैं और नहीं जलने वाले पदार्थ अदहनशील कहलाते हैं। क्लियर? दहनशील पदार्थ तो जलने वाले पदार्थ दहनशील पदार्थ, नहीं जलने वाले पदार्थ अदहनशील पदार्थ कहलाते हैं। अब हम चलते हैं दहनशील पदार्थ का उदाहरण, यानी कौन कौन ऐसे पदार्थ जो जलते हैं। जैसे एग्जांपल है पहला कार्बन। कार्बन कैसा पदार्थ है? दहनशील पदार्थ है, यानी कार्बन जलता है। उसके बाद ये सल्फर, सल्फर भी क्या होता है, जलता है, ये सल्फर भी हमारा दहनशील पदार्थ है। उसके बाद ये मैग्नीशियम। ठीक है, यह सब कौन सा पदार्थ का उदाहरण है, यह सब हमारा दहनशील पदार्थ का उदाहरण है। जैसे कार्बन, सल्फर, मैग्नीशियम, मोमबत्ती, लकड़ी आदि। ठीक है, तो यह सब जो पदार्थ है, यह सब पदार्थ क्या है, जलने वाला पदार्थ है। इसके साथ और भी पदार्थ है जो जलते हैं। ठीक है, तो जलने वाले पदार्थ हम क्या कहते हैं, दहनशील पदार्थ या ज्वलनशील पदार्थ। ठीक है, नहीं जलने वाले पदार्थ जैसे ईंट, पत्थर, बालू, मिट्टी आदि, ये ऐसे पदार्थ हैं जो जलते नहीं है। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, अदहनशील पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, अदहनशील पदार्थ। ठीक है, एग्जांपल देखिए अदहनशील पदार्थ का जैसे ईंटा, पत्थर, बालू, मिट्टी आदि। ठीक है, अब आपके दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा, और ऑक्सीजन नहीं रहे तो क्या कोई पदार्थ जलेगा कि नहीं जलेगा? नहीं, बोलिए, ऐसा प्रश्न आपके दिमाग में उठता होगा, जरूर उठता होगा कि क्या। देखिए यहाँ पर कार्बन जो जला ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला है, सल्फर जो जला ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला। अगर इस ऑक्सीजन को हम हटा दें तो क्या कोई पदार्थ जल पाएगा? तो बिल्कुल जल पाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में दहन, यानी कि जब ऑक्सीजन न रहे तो दहन क्रिया होगा कि नहीं? तो बिल्कुल होगा। तो देखिए किसके साथ होता है, मैग्नीशियम नाइट्रोजन की उपस्थिति में जल का क्या बनता है, मैग्नीशियम नाइट्रेट प्लस उष्मा प्लस प्रकाश को उत्पन्न करता है। उसी तरह देखिए पेंटाकोसेन क्या है, पेंटाकोसेन को हम लोग मोमबत्ती बोलते हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं मोमबत्ती का सूत्र क्या होता है? कोई आपसे पूछे कि मोमबत्ती का सूत्र क्या है, आप बोलिएगा C25H12। ठीक है, जब पेंटाकोसेन यानी मोमबत्ती क्लोरीन से आपस में क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा, तो आपको क्या बनाएगा, कार्बन और उसके साथ क्या बनाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हमारा दिया हुआ दहन के लिए आवश्यक शर्तें। अब हम जानेंगे कि दहन के लिए आवश्यक शर्त क्या है, यानी आग लगने के लिए। ठीक है, क्या क्या शर्त है, चाहे आप आग लगाने जाते हैं। ठीक है,
तो वो उस किसी वस्तु में आग लगता है या किसी वस्तु में आग नहीं लगता है। जैसे मैं आपको दूंगा कागज कि वो एक कागज लीजिए, आप उसको जलाइए, तो आप उसको जला दीजिएगा। और हम पत्थर देंगे कहीं कि आप इसको जलाइए, तो भैया सब पागल है क्या? तो आप पागल होंगे किस लिए कहें कि आप जानते हैं कि यह पदार्थ क्या है, जलने वाला नहीं है, इसलिए ना। इसी बात को मैं आपको बताऊंगा इसमें, ठीक है। तो दहन के लिए शर्तें मुख्य रूप से 3 शर्त होता है। दहन के लिए यानी आग लगने के लिए या आग लगाने के लिए मुख्य रूप से 3 शर्त होता है, ठीक है। तो पहला शर्त क्या है, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, यानी दहनशील पदार्थ की उपस्थिति यानी जलने वाला पदार्थ होना चाहिए, ठीक है। जैसे कागज, पुआल, कपड़ा, लकड़ी, बहुत ऐसे चीज है जिसको आप क्या कर सकते हैं, जला सकते हैं, ठीक है। तो जलने वाला पदार्थ होना चाहिए। पहला रीजन नहीं बता रहा, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति यानी जो पदार्थ हो वो पहला हमारा क्या होना चाहिए, जलने वाला होना चाहिए, ठीक है। अब हम जलने वाला पदार्थ नहीं दे, जैसे आपको ईटा दे हम कहेंगे जलाइएगा, तो आप जला पाइएगा, नहीं जला पाइएगा। तो आग लगने के लिए चाहे आग लगाने के लिए 3 बिंदु है। तो पहला उसमें बिंदु क्या है, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति यानी जलने वाला पदार्थ होना चाहिए, ठीक है। चलिए दूसरा आगे हम बढ़ते हैं, दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति। अब यहाँ प्रश्न होता है कि पोषक क्या होता है। तो पोषक जो होता है, जैसे आग लगता है ना, तो आग लगाने में कौन मदद कर रहा है, ठीक है। जैसे आप लोग आपस में झगड़ा कर लेते हैं तो उसमें कोई क्या होता है, सुलझाने वाला होता है नहीं। तो बात यहाँ पर वही है कि दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति यानी कि आग लगने में कौन मदद कर रहा है, नहीं, ठीक है। उसी को क्या कहते हैं, दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति। तो दहन का पोषक कौन होता है, यानी कि दोस्त कह सकते हैं आप, पोषक पदार्थ क्या कह सकते हैं, दोस्त। यानी कि देखिए जिंदगी में दोस्त का होना बहुत जरूरी है। और दोस्त होना चाहिए तो कैसा होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, बेईमान नहीं होना चाहिए। अगर बेईमान होगा तो आपको क्या करेगा, आपको धंसा देगा, यानी कि आपको बर्बाद कर देगा, ठीक है। तो इस पोषक को हम क्या कर सकते हैं, पोषक पदार्थ को हम दोस्त समझ सकते हैं, जो हमें क्या करे, हमारे पढ़ाई में हेल्प करे या हमें आगे निकालने की हर तरह का प्रयास करे, नहीं। तो दहन, तो दूसरा शब्द क्या है, दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति होना चाहिए। दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति कहने का मतलब जो अगर पदार्थ जलने वाला है, जैसे मान लीजिए लकड़ी ये जलने वाला है, ठीक है। तो लकड़ी किसके उपस्थिति में जलेगा, ये चीज होना चाहिए। अगर लकड़ी है तो किसके उपस्थिति में जलेगा, तो ऑक्सीजन या हवा की उपस्थिति में जलेगा। अगर कोई भी चीज हो, अगर उसको हवा नहीं दीजिए, चाहे ऑक्सीजन नहीं दीजिए, तो क्या वह जल पाएगा, नहीं जल पाएगा। तो ऑक्सीजन को, हवा को हम क्या कर सकते हैं, पोषक पदार्थ कर सकते हैं, यानी कि मित्र कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तीसरा ज्वलन ताप की प्राप्ति। अब ज्वलन ताप क्या होता है, तो देखिए, तो ज्वलन ताप क्या होता है, डिफिनेशन होता है वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर दे, ज्वलन ताप कहलाता है। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता है, क्या कहलाता है, ज्वलन ताप कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि आपको हम 2 चीज दिए, ठीक है, एक दिए कागज और एक दिए लकड़ी। हम कहेंगे कि आप इसको जलाइए, तो आप जलाना स्टार्ट कीजिएगा, तो आप बोलिए जल्दी और सुगमता पूर्वक कौन जल जाएगा, तो कागज जल जाएगा। कागज जलेगा कि नहीं, और लकड़ी थोड़ा लेट से जलेगा, जलेगा वो भी मगर थोड़ा लेट से जलेगा, ठीक है। तो अब उसमें अब रीजन क्या है, कागज भी जला और लकड़ी भी जला, मगर कागज क्या होता है वो कम टेम्परेचर में जल जाता है और लकड़ी अधिक टेम्परेचर में जलता है, यानी अधिक टेम्परेचर, अधिक ताप खोजता है, नहीं। और हम एक तिल्ली दिए, अब तिल्ली से हम सलाई दी, आपको कहेंगे तिल्ली से आप कागज को जला लीजिए, तो तिल्ली बार मतलब तिल्ली को इस तरह से करके आप क्या कीजिएगा, आप कागज को जला लीजिएगा। क्या तिल्ली की मदद से आप लकड़ी को जला पाइएगा, नहीं जला पाइएगा। क्यों नहीं जला पाइएगा, क्योंकि अलग अलग पदार्थों के लिए ज्वलन ताप क्या होता है, अलग अलग होता है। यानी कि कागज का ज्वलन ताप कम होता है और लकड़ी का ज्वलन ताप क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है। तो आइए हम फिर से एक बार जानते हैं ज्वलन ताप। तो ज्वलन ताप का एक डिफिनेशन क्या होता है, ज्वलन ताप का डिफिनेशन होता है वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता है, क्या कहलाता है, ज्वलन ताप कहलाता है, ठीक है। आगे हमारा टॉपिक है ज्वाला। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि ज्वाला क्या होता है। देखिए यहाँ हम डिफिनेशन दिए हैं, दहन के फलस्वरूप उत्पन्न लाल एवं पीले रंग के लौह को ज्वाला कहते हैं। दहन का अर्थ क्या होता है, जलना। दहन का मतलब क्या होता है, जलना। तो जब कोई पदार्थ जलता है तो आप देखिएगा उसमें से क्या होता है, लाल या पीले रंग का लौह उत्पन्न होता है, उसी लौह को हम लोग क्या कहते हैं, ज्वाला कहते हैं, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, आगे ज्वाला के भाग। तो ज्वाला के कुछ भाग होते हैं, हम उसके बारे में जानते हैं। तो ज्वाला के देखिए कुछ भाग यहाँ लिखे हैं। पहला भाग है प्रकाशहीन मंडल, दूसरा भाग है प्रकाशमान मंडल और तीसरा भाग है केंद्रीय मंडल, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको जानते हैं, ठीक है। एक मोमबत्ती है, आप एक मोमबत्ती को जलते हुए देखते होंगे, ठीक है। तो आपको उसमें 3 भाग लिखा हुआ है। पहला सबसे ऊपरी भाग जिसको प्रकाशहीन मंडल कहते हैं,
दूसरा जो बीच वाला भाग उसको हम प्रकाशमान मंडल कहते हैं, और तीसरा जो सबसे नीचे होता है उसको हम क्या बोलते हैं, केंद्रीय मंडल। इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानते हैं। तो देखिए मेरे पास क्या है, मेरे पास एक भारतीय भवन का 10th क्लास का बुक है। हम इसी के माध्यम से आपको इसके बारे में मैं डिटेल से बताने वाला हूँ, ठीक है। तो पहले है मोमबत्ती की ज्वाला। हम लोग मोमबत्ती की ज्वाला के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर मोमबत्ती का चित्र बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मोमबत्ती एक ज्वलनशील पदार्थ है। मोमबत्ती क्या है, एक ज्वलनशील पदार्थ है, यानी कि जलने वाला पदार्थ है, ठीक है, जो मोम की बनी होती है। तो मोमबत्ती किसी की बनी होती है, मोम की बनी होती है। मोम ठोस हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। मोम क्या है, ठोस हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। हाइड्रोकार्बन हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 4 में, ठीक है। मोमबत्ती को जलाने पर मोम पिघल कर बत्ती में ऊपर उठता है। जब मोमबत्ती जलता है तो क्या होता है, वो पिघल कर वाष्प के रूप में क्या होता है, धीरे धीरे ऊपर जाता है, ठीक है। तब वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। यही वाष्प वायु या ऑक्सीजन में जलकर ज्वाला उत्पन्न करता है। और जो ये मोमबत्ती जब जलेगा तो क्या होगा, वाष्प उत्पन्न करेगा। तो वही वाष्प क्या होता है, जलता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है। ऑक्सीजन में जलकर ज्वाला उत्पन्न करता है, जिसे मोमबत्ती का ज्वाला कहते हैं। यह पीला एवं प्रकाशमान होता है। यह कैसा होता है, पीला और प्रकाशमान होता है, ठीक है। ज्वाला का रंग पीला होने के कारण, ज्वाला का रंग पीला होने का कारण यह है कि ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति के कारण मोम का दहन पूर्णतः नहीं हो पाता है। तो जो भाग पीला होता है वहां पर क्या होता है, ऑक्सीजन पूर्ण रूप से नहीं पहुंच पाता है और वो चीज पूरा नहीं जल पाता है, ठीक है। जिससे कार्बन के सूक्ष्म कण मोम के वाष्प में मिश्रित हो जाते हैं, ठीक है। आगे मोमबत्ती की ज्वाला की बनावट। मोमबत्ती की ज्वाला में मुख्यतः 3 भाग होते हैं। पहला भाग प्रकाशीय मंडल, दूसरा भाग प्रकाशमान मंडल और तीसरा भाग केंद्रीय मंडल, ठीक है। तो पहला भाग है केंद्रीय मंडल। देखिए यहाँ पर हम लिखे हुए हैं नीचे 3 नंबर में केंद्रीय मंडल के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो केंद्रीय मंडल यह नीला होता है। तो देखिए हम यहाँ पर लिखे हैं नीला, यानी केंद्रीय मंडल में जो रंग होता है वह क्या होता है, नीला होता है, ठीक है। यह नीला होता है। इसमें बिना जले हुए मोम के वाष्प रहते हैं। इसमें क्या होते हैं, बिना जले हुए मोम का वाष्प रहता है। यानी कि इसमें क्या होता है, जो मोम होता है वो पूर्ण रूप से मतलब जला नहीं रहता है, ठीक है। यह बत्ती को घेरे रहता है। इसमें दहन की क्रिया नहीं होती है। अदहन यानी लिखे हुए हैं अदहन। अदहन यानी कि जिसमें दहन की क्रिया नहीं हो, ठीक है, क्योंकि वाष्प ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आ पाता है। तो हम आपको बताएं कि जब मोमबत्ती जलता है ना, तो मोमबत्ती जलता है तो क्या होता है, यह वाष्प के रूप में बदलता है और वाष्प रूप में बदलकर ऑक्सीजन की उपस्थिति में तब जलता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, यह बत्ती को घेरा रहता है। इसमें दहन क्रिया नहीं होती है क्योंकि वाष्प ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आ पाता है। इसलिए इस भाग को अदहन का क्षेत्र भी कहा जाता है। इसलिए यहाँ पे लिखे हैं अदहन, यानी कि इस क्षेत्र में दहन क्रिया नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि वाष्प ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आ पाता। इसलिए इस भाग को अदहन का क्षेत्र भी कहा जाता है। ज्वाला के इस क्षेत्र का ताप सबसे कम रहता है। देखिए ताप यहाँ कम, टेम्परेचर क्या होता है इसमें कम होता है। इसमें आप एक सलाई का तिल्ली को भी ले जाइएगा ना, अगर निचले सबसे निचले भाग में रखिएगा तो वह जलेगा नहीं, ठीक है, वह जलता नहीं है या जलेगा नहीं, ठीक है। ज्वाला के इस क्षेत्र का ताप सबसे कम रहता है। इस क्षेत्र में दिया सलाई की तिल्ली ले जाने पर तिल्ली नहीं जलती है, ठीक है। दूसरा हमारा प्रकाश मंडल। तो यहाँ आइए, दूसरा हमारा क्या है, प्रकाश मंडल। तो हम प्रकाश मंडल के बारे में जानते हैं। इसमें ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति के कारण मोम के वाष्प का अपूर्ण दहन होता है। यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन का अपर्याप्त आपूर्ति के कारण मोम के वाष्प का अपूर्ण दहन होता है। यानी मोम का जो वाष्प होता है ना, पूर्ण रूप से नहीं जल पाता है। क्यों नहीं जल पाता है कि यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा कम रहती है, ठीक है। इसमें कार्बन के सूक्ष्म कण उपस्थित रहते हैं। यह ज्वाला का सबसे बड़ा भाग होता है। यह ज्वाला क्या होता है, सबसे बड़ा भाग होता है, ठीक है। इसमें पीला प्रकाश निकलता है, यानी कि पीला, इसमें जो रंग होता है प्रकाश से कैसा होता है, पीला होता है, ठीक है। इसमें ज्वाला का ताप मृदुल रहता है। मृदुल कहने का मतलब इसमें जो ताप होता है मध्यम होता है, मीडियम में होता है। और इसमें दहन कैसा होता है, आंशिक दहन होता है, यानी कि अपूर्ण दहन होता है। यानी आंशिक दहन कहने का मतलब यानी जो चीज हम जला रहे हैं वो पूर्ण रूप से नहीं जलेगा, यानी कि आधा ही जलेगा, या अपूर्ण दहन या नहीं जलेगा, ठीक है। तीसरा हमारा है प्रकाशहीन मंडल। आइए हम जानते हैं तीसरा प्रकाशहीन मंडल के बारे में जानते हैं। तो देखिए इस भाग में मोम के वाष्प का पूर्ण दहन होता है। इसमें क्या होता है, पूर्ण दहन होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होती है। क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जितना चाहिए उतना इसको मिल जाता है, यानी कि मोमबत्ती को मिल जाता है, ठीक है। क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति होती है। यह ज्वाला का सबसे गर्म भाग है।
ताप अधिक होता है, ठीक है। या ज्वाला सबसे गर्म भाग है, ठीक है। आप किसी चीज को जाइएगा ना तो मोमबत्ती देखिए, मोमबत्ती है, जब इस पर किसी चीज को आप ले जाइएगा, जैसे यहाँ पर ले जाइएगा तो जलेगा ही नहीं, बीच में ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा, काला टाइप का हो जाएगा, ठीक है। और जब सबसे ऊपरी भाग में ले जाइएगा तो यहीं पर जलेगा। यानी देखिए इसी पर क्या होता है, जो सबसे बाहरी चीज है यहीं पर क्या होता है, ताप अधिक होता है, और इसी लौ के सहायता से कोई वस्तु क्या होता है, जलता है, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, अगला हमारा टॉपिक है एलपीजी। क्या है अगला टॉपिक हमारा, एलपीजी। देखिए एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एल से क्या होगा, लिक्विफाइड, पी से क्या होगा, पेट्रोलियम, और जी से क्या होगा, गैस, ठीक है। इसको हम हिंदी में बोलते हैं द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। अब प्रश्न उठता है इसको हम लोग द्रवीभूत क्यों कहते हैं। देखिए द्रवी मीन्स होता है द्रव, द्रवी मीन्स क्या होता है, द्रव, और भूत मीन्स होता है रखना, भूत मीन्स क्या होता है, रखना। यानी जिसको हम क्या कर सकते हैं, द्रव के रूप में रख सकते हैं, उसी क्या कहता है, द्रवीभूत, ठीक है। एलपीजी होता है ना, यह तीन चीज का मिश्रण है, ठीक है। यानी इसमें कौन कौन सा गैस रहता है, तो आप ब्यूटेन कह सकते हैं, प्रोपेन कह सकते हैं, और एथेन कह सकते हैं। यानी कि यह तीन गैसों का मिश्रण है, ठीक है। तो आइए हम लोग इस बुक के साथ से जानते हैं कि क्या आगे इसके बारे में बताया गया है। देखिए पेट्रोलियम गैस ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन का मिश्रण है, ठीक है। जो एलपीजी गैस जो बनता है, जिसको हम खाना बनाते हैं, वो तीन चीज का मिश्रण है। कौन कौन से, ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन का मिश्रण है, ठीक है। लेकिन इसका मुख्य अवयव ब्यूटेन है, लेकिन इसका मुख्य अवयव ब्यूटेन है। तो मुख्य अवयव क्या होता है, अब ब्यूटेन का है, ठीक है। तो देखिए ये तो हम जानते हैं कि एलपीजी तीन गैस का मिश्रण है, कौन कौन, ब्यूटेन, प्रोपेन, एथेन। मगर देखिए मुख्य अवयव ब्यूटेन को क्यों बोला गया है, क्योंकि इस गैस में अधिक मात्रा में ब्यूटेन रहता है। यानी कि ब्यूटेन क्या होता है, इसमें अधिक मात्रा में होता है, जो एलपीजी गैस होता है उसमें इसकी मात्रा अधिक होता है, इसलिए इसका मुख्य अवयव माना गया है, ठीक है। ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन दृढ़ता से जल का पर्याप्त ऊष्मा प्रदान करते हैं, इसलिए पेट्रोलियम गैस एक उत्तम ईंधन है, ठीक है। दाब बढ़ाने पर ये तीनों गैस आसानी से द्रवीभूत हो जाती है। यानी कि ये तो गैस है, जब इसको आप दाब बढ़ाइए तो आप हम लोग दबा सकते हैं, ठीक है। अब ईटा आपको दे दे, अब दबाने के लिए तो दबा पाइए, ईटा को नहीं दबा, पूंछ काट के रह जाएगा, जल्दी से आप दबा नहीं पाइएगा, उससे दबा पाइएगा, नहीं दबा पाइएगा। अगर हम आपको पाव रोटी दे दे जो खाते हैं, तो आप उसको दबा दीजिएगा, दबा दीजिए कि नहीं, पाव रोटी दबने वाली चीज है। उसी तरह हवा को भी हम क्या कर सकते हैं, दबा सकते हैं। दाब बढ़ाने पर ये तीनों गैस आसानी से द्रवीभूत हो जाती है। इस द्रव को द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी कहते हैं। यह खाना बनाने के उपयोग में आने वाला सामान्य गैस है। एलपीजी के जलने पर निम्नलिखित अभिक्रिया होती है, ठीक है। तो देखिए अभिक्रिया कौन होती है, तो इसमें आपका क्या है, मुख्य रूप से ब्यूटेन, ठीक है। जब यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब यह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस उष्मा, ठीक है। तो हम जानते हैं जो समीकरण लिखा है तो उसको संतुलित कर दिया जाता है। नहीं, इस समीकरण को संतुलित करना हम क्या है, बहुत जरूरी है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस पेट्रोलियम के प्रभाजित श्रवण तथा प्राकृतिक गैस से प्राप्त किया जाता है। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस को लोहे के सिलेंडर में भरकर जो जलावन के लिए उपभोक्ता को दिया जाता है, ठीक है। तो जो ऐसा गैस है इसको लोहे के जार में यानी कि लोहे का बर्तन कह दीजिए चाहे सिलेंडर कह दीजिए, उसमें डालकर क्या किया जाता है, लोगों को दिया जाता है कि आप इसका यूज कीजिए, ठीक है। इन सिलेंडरों में इसे एक विशेष प्रकार का वाल्व से बंद करके रखा जाता है। वाल्व खोलने पर दाब कम हो जाने के कारण द्रव वाष्पित होकर गैस रूप में बर्नरी की ओर प्रवाहित होता है। यह गैस अत्यधिक दहनशील है। बर्नर को जलाने पर यह नीले लौ के साथ जलती है। इस गैस का लगभग 1 ग्राम 50 किलो जूल ऊष्मा उपलब्ध कराता है। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस सिलेंडर में एक विशेष प्रकार का खराब गंधित एथिल मर्केप्टेन की अल्प मात्रा मिला दी जाती है। तो देखिए यहाँ पर समझिए, ये जो यह गैस है ना, यह सब कैसा गैस है, तो यह सब गंधहीन गैस है। कैसा गैस है, गंधहीन। गंधहीन कहने का मतलब जिसका कोई गंध ना हो। और कैसा गैस है, रंगहीन, इसका कोई रंग ना हो, ठीक है। गंधहीन और रंगहीन यह सब गैस है। तो जब यह गंधहीन, जब इसका कोई गैस, जब इसका कोई गंधे नहीं है, अगर जिस सिलेंडर में इसको रख रहे हैं हम, ठीक है, अगर उस सिलेंडर में और ये गैस सब निकल रहा है उस सिलेंडर से या रिसाव कर रहा है, तो हमको कैसे मालूम चलेगा कि यह गैस निकल रहा है,
ठीक है। तो इस चीज को मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, इस गैस के साथ एक अन्य पदार्थ को मिला देते हैं जिसका नाम क्या है, तो यहाँ पर देखिए दिया गया है, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस को के सिलेंडर में एक विशेष प्रकार का खराब गंध एथिल मरकैप्टेन की अल्प मात्रा मिला दी जाती है। क्या है, तो उसका नाम क्या है, एथिल मरकैप्टेन, जो कैसा है, गंध युक्त, यानी कि इसके पास एक गंध होता है जिसका गंध क्या होता है, काफी खराब होता है, ताकि वह गैस क्या करे, जब यह गैस जब रिसाव करे तो हमें मालूम चल जाए कि हमारा गैस क्या हो रहा है, रिसाव हो रहा है, यानी गैस लीक कर रहा है, ताकि हमें मालूम चल जाए। इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें इथाइल मरकैप्टेन मिला देते हैं, जिससे क्या हो, किसी तरह की घटना न हो और हमें मालूम चल जाए कि गैस रिसाव हुआ और किसी तरह प्रकार की हमें परेशानी या किसी तरह की घटना न हो। ठीक है, ताकि सिलेंडर में कहीं गैस का रिसाव हो तो उसका पता तुरंत चल जाए। ठीक है, इसलिए गैस में हम क्या करते हैं, इथाइल मरकैप्टेन मिला देते हैं। क्यों मिला देते हैं, क्योंकि जो गैस है यह कैसा गैस है, गंधहीन, यानी कि यह गैस में यह कैसा गैस है, गंधहीन, यानी कि इसका कोई गंध नहीं होता है। अगर यह सब गैस रिसाव करे तो हमको मालूम नहीं चलेगा, इसलिए किसी तरह की घटना ना हो, किसी तरह की दुर्घटना ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं, एलपीजी में यानी जो सिलेंडर होता है उसमें हम लोग एथिल मरकैप्टेन डाल देते हैं, ताकि जब अगर किसी तरह का रिसाव हो तो हमें एहसास हो जाए, गंध से पता चल जाए, ताकि हम क्या कर सके उसका मतलब, ताकि हमें पता चल जाए और किसी तरह की परेशानी या किसी तरह की घटना न हो। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और नहीं लगा तो कोई बात नहीं, मगर आशा करता हूँ कि जरूर आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो बिल्कुल आप लोग लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।